हेलो सबको। आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को ऑलरेडी क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे सॉल्व होता है, तो पहले इस वीडियो को स्टॉप करो, अपने क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो, देन इसको वापस से ऑन करके करेक्ट आंसर चेक कर लो। इन केस अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी आता ही नहीं और अब आप न्यू देख रहे हो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मुझे देखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, धीरे धीरे करते 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 आप भी करने लग जाओगे, ठीक है। मैंने दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए बता दिया है और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये सब पढ़ के ऐसा सोचना नहीं कि क्या है। हमेशा याद रखना है कि जो पढ़ा है उसी में से आएगा और सॉल्व करेंगे तो आएगा। तो जैसे कि पहले यहाँ पे लिखा है, इन वर्नियर स्केल डिवीजन वन मेन स्केल डिवीजन, मतलब कि 1 MSD शॉर्ट में मेन स्केल डिवीजन, वो जो है x के इक्वल है। यहाँ पे दिया है ना, x के इक्वल है और सब कुछ सेंटीमीटर में ही है। तो कन्फ्यूजन को कम करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा लिख नहीं रही हूँ, लाइक सेंटीमीटर, ऐसा कुछ भी नहीं, बिकॉज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन वो x के इक्वल है, दिया है। तो n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो इक्वल है यहाँ पे n-1 मेन स्केल डिवीजन के, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया और हमें वहीं पे लिखना है कि n-VSD इज इक्वल टू n-1 MSD। नाउ n-VSD दिया है n-1 MSD के इक्वल। अब हमें निकालना है लीस्ट काउंट, निकालना है, राइट। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला होता है वर्नियर का। लीस्ट काउंट अगर निकालना है तो सिर्फ एक ही फार्मूला है, जिसका है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है, तो हमें सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये सोचना है कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। 1 MSD की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है x, ठीक है। तो अगर हमें बस 1 VSD की वैल्यू मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो 1 VSD की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? तो ऑब्वियसली क्वेश्चन चाहता है कि हम उसको सॉल्व करें, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन दी है, तो इसका मतलब यहीं से आएगा जो भी आएगा रिलेशन। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया है nth VSD इक्वल है n-1 MSD के, ठीक है, ईजी सा है। अब हमें निकालना है कि 1 VSD बहुत ही ईजी सा होता है, लाइक हम लोग करते हैं ना यूजली। जैसे यहाँ पे लिखेंगे nth VSD इज इक्वल टू n-1 MSD। तो फिर 1 VSD जो है वो कितने MSD के इक्वल होगा, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। तो कितने MSD के इक्वल होगा, इट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखा है n-1 MSD, इसको यहाँ लेके जाएंगे इंटू 1 VSD डिवाइडेड बाय, इसको नीचे लेके आएंगे nth VSD, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जो भी आपको पता करना है आप उसको यहाँ लेके जाओगे और बाकी को इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये नीचे आ गया और ये वाला जो है यहाँ ऊपर चला गया। नाउ सिंपली इसको अब मैथमेटिक इक्वेशन और कुछ बचा ही नहीं इसमें करने के लिए। तो VSD और VSD तो पहली बात तो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग MSD की वैल्यू एज x सब्सिट्यूट कर देंगे, तो आ जाएगा n-1 MSD की वैल्यू जो कि x था। ये तो कट गया है, ये भी कट गया है, नीचे बचा है n, ठीक है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक x यहाँ पे फिर x यहाँ पे, तो हो जाएगा nx माइनस x, बिकॉज हमने इसको इंटू किया है, डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो हम खोज रहे थे, जिसको जिसको हम ढूंढ रहे थे, वो ये वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग अपना सॉल्व करेंगे। जैसे कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD हमें लिखना है, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख रही हूँ, दैट इज़ x, देन माइनस 1 VSD जो हमने वैल्यू निकाली है। इसको पूरा ब्रैकेट करके लिखोगे ना तो थोड़ा समझ में आता है, वरना बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। ये वैल्यू हमने लिख दी ना। पता होगा कि ये चीज़ जो है पहले, अब बहुत लोग गलती क्या करेंगे, वो डायरेक्ट इसको ना, मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। बहुत लोग लाइक हमें लगता है, हम जब सॉल्व करने लगते हैं हमें लगता है कि ऐसा तो कोई नहीं करता होगा, बट बहुत लोग ऐसा करते हैं। वो डायरेक्ट n फिर nx माइनस एक्स डिवाइडेड बाय n ऐसे कर देंगे, जो कि गलत है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, इसको हमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। तो ये n पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ, ये माइनस का साइन यहाँ पे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, nx आएगा, एंड बिकॉज यहाँ पे माइनस माइनस था तो माइनस और माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर ये माइनस एक्स के साथ सॉरी ये nx हमने लिखा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर डायरेक्ट x, ठीक है, और फिर नीचे n।
तो अब आप देख सकते हो कि ये जो है प्लस की वैल्यू है, राइट, NX। अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब प्लस ही होता है। तो बिकॉज यहाँ पे प्लस की वैल्यू है और ये एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों कट जाएंगे, बचा क्या, x डिवाइडेड बाय n। तो जो हम ढूंढ रहे थे ये आंसर है। ओके, तो लीस्ट काउंट हम लोग ढूंढ रहे थे, ये आंसर है। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय n, और ये हमारा हो गया आंसर। तो मैं इसको टिक कर देती हूँ। ठीक, अब मैंने इसको इतना समझा के किया है इसलिए थोड़ा टाइम लगा है, अदरवाइज़ आप करोगे तो इसमें कुछ करना ही नहीं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, ओके। तो ना ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। ठीक है, आराम आराम से सॉल्व करना है। और दूसरी बात कि इस टाइप के कैलकुलेशन, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें यूजुअली कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। आंसर हमें आता होता है, हमें पता होता है कैसे सॉल्व करना है, बट कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। तो इसलिए टाइम लो, बट अपना एक एक स्टेप जो है वो सही से लो। ठीक है, ताकि बार बार कैलकुलेशन में चेक करने में और टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले यहाँ पर c इज़ इक्वल टू LT-1, जो कि वेलोसिटी के इक्वल है। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि एक्सेलरेशन g हो जाएगा LT-2। देन प्रेशर P इक्वल हो जाएगा, हम इसको फोर्स अपॉन एरिया से निकाल सकते हैं। तो अगर फोर्स अपॉन एरिया करेंगे, बिकॉज प्रेशर जो है वो इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ML-T-2। देन एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी ML-T-2 L-2, जिसकी हमें वैल्यू आ जाएगी ML, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2 है, तो -1 T-2। ये वैल्यू आ गई प्रेशर की। देन उसके बाद हाँ, प्रेशर की निकाल ली, और यहाँ पे दिया है देन द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशन निकालना है, लेकिन इनके रिस्पेक्टिव में, लाइक C, G और P, इसके ऊपर कैसे डिपेंड करेगा हमें वो निकालना है। तो पहले हम इसका खुद का लाइक सेल्फ जो है वो निकालते हैं कि इसका खुद का कितना होता है। तो वो हम निकाल सकते हैं। हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर में जो फार्मूला होता है, दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू G(m)m डिवाइडेड बाय r²। अगर कोई स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये फार्मूलेस कहाँ से आ रहे हैं, ये फार्मूलाज कहाँ से आ रहे हैं, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो खुद ही याद हो जाता है। ठीक है, सब ऐसे ही याद करते हैं, कोई भी पहले से याद करके नहीं आता है, तो फिक्र करने की बात नहीं है। तो जी का हमें निकालना है, राइट। तो जी को हम एक तरफ लेंगे और फोर्स को r से इंटू करेंगे, दैट इज़ रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर, बिकॉज m इंटू m का स्क्वायर हो गया। ना फोर्स की वैल्यू होती है ML-T-2। ओके, रेडियस का स्क्वायर इसको ऊपर लेके जाएंगे m-2, ये हो गया m-1 L की पावर, यहाँ पे हाँ, ये जो रेडियस है ना r, ये रेडियस मतलब कि लेंथ ही होता है। तो यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर है और यहाँ पे लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ +3 हो जाएगी और यहाँ पे -2। ठीक है, तो हमारे पास दोनों आ गया, हमारे पास जी की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास प्रेशर की वैल्यू भी आ गई। तो ऑलमोस्ट अब हमारे पास सारी चीज़ें, तो हम एक्स्ट्रा रफ कर देते हैं। ओके, सो कुछ नहीं, मैंने बस इसको थोड़ा सा साफ़ करके लिख दिया है, बिकॉज बहुत ही ख़राब हो गया था। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो जी की वैल्यू हम एक तरफ लिखेंगे, दैट इज़ m-1 L+3 N-T-2, इसकी इक्वल हो जाएगी वैल्यू L-T-1 C के रिस्पेक्टिव में, देन L-T-2 G के रिस्पेक्टिव में, एंड ML-1 T-2 ये हो गया प्रेशर के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग इक्वलाइज़ करेंगे 1 बाय 1। तो पहले C के टर्म में करते हैं, लेंथ को लेके। तो लेंथ को हमने ले लिया एज, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, लाइक तो प्लस हो गया, तो ये हो गया +C। यहाँ पे L जो है वो G के साथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा +G, और यहाँ पे L जो है वो माइनस के साथ है, तो -1 और ये P, तो ये हो गया -P। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वाले L के इक्वल, दैट इज़ 3। ठीक, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। देन नेक्स्ट हमारे पास टाइम, तो टाइम यहाँ पे -1 है, तो -1C, मतलब -1C मतलब कि -C, यहाँ पे -2G, और यहाँ पे टाइम है -2P। इसकी वैल्यू है टाइम के यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 है। ठीक है,
नाउ मास, यहाँ मास नहीं है, यहाँ मास नहीं है, इधर मास है, इधर मास है, तो P आ जाएगा। P इज़ इक्वल टू, इधर मास है -1, तो ये हो गया -1। तो मतलब कि प्रेशर की वैल्यू -1 है, तो सबसे ईजी यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे और ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व है, ठीक। तो नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन 3 इज़ इक्वल टू C प्लस G माइनस प्रेशर की जगह यहाँ पे P की जगह -1 आएगा, विच विल बी इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू C प्लस G माइनस प्लस, तो ये +1। इस +1 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1, इट शुड बी इक्वल टू C प्लस G। इसकी वैल्यू आ गई 2 इज़ इक्वल टू C प्लस G। और G को अगर हम लोग C की वैल्यू अगर निकालना चाहें पहले, तो यहाँ पे 2 माइनस G इज़ इक्वल टू C। कोई सी वैल्यू भी निकाल सकते हैं जैसा आपको पसंद आए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई है, फर्स्ट नहीं सेकंड, ये फर्स्ट था, ठीक है। P की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई। सो इस वाली C की वैल्यू को और इस वाली P की वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, तो आंसर देखो आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ करने का। सो मैं रिकॉर्ड कर रही थी और मेरी रिकॉर्डिंग ही बीच में बंद हो गई, मुझे लगा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं नेक्स्ट तक पहुँच गई थी, लाइक थर्ड तक। एक बार वापस से कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन लिखा था, आई डोंट नो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक बार कर देती हूँ, बिकॉज हो सकता है किसी को समझ में ना आए, ठीक है। मैं कर रही हूँ दोबारा से। तो हम लोग पहुँचे थे कहाँ तक, ये वाली इक्वेशन हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके सारे जो साइंस है मैं वो चेंज कर रही हूँ, बिकॉज साइंस चेंज कर देंगे तो इतना सारा माइनस माइनस ये सब हट जाएगा, और सारे ही साइंस को हम लोग अपोजिट करेंगे। तो प्लस यहाँ पे C प्लस 2G यहाँ पे प्लस 2P, ठीक है। सारे साइन अगर हम लोग अपोजिट कर देंगे तो वैल्यू के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ हम लोग को वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं, यहाँ पे C की, यहाँ पे 2 प्लस C की जगह आ जाएगा 2 माइनस D, यहाँ पे 2 प्लस D, सॉरी प्लस 2G, और यहाँ पे प्लस 2P की वैल्यू हमारे पास पहले से पता था कि -1 है, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 2 यहाँ पे है -G प्लस 2G जो है वो प्लस G, बिकॉज दोनों कट होगा तो एक G बच जाएगा प्लस उसमें। और यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे 2 इंटू 2 आएगा, और साइन बिकॉज यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। इस माइनस को यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इस +2 को यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो G की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इधर यहाँ पे G की वैल्यू 2 और P की वैल्यू 1, बस इसी वाले क्वेश्चन के लिए है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। बाकी कोई भी वैल्यू चेक करोगे तो नहीं है। और जहाँ तक है कि हमारे पास G की वैल्यू आ गई है, दैट इज़ 2, P की वैल्यू आ गई दैट इज़ 1, तो C की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे कि अब ये G है ना, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस G की वैल्यू है 2, इट शुड बी इक्वल टू C, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू C। तो C की वैल्यू क्या आ रही है, 0। यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी 0 ही है, ठीक। तो ये आ गई वैल्यू। नाउ नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसको भी मैं रफ करके एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे क्वेश्चन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है डायमेंशन ऑफ आर बताओ। नाउ एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है ना, हम पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ आर बताओ और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आर मतलब क्या, व्हाट इज़ आर। जल्दी क्लिक नहीं होता कि आर मतलब क्या पूछा है, ऐसे किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे जो आर है इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन पूछा है। तो रेजिस्टेंस होता है वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट, जैसे बिकॉज ये होता है ना V इज़ इक्वल टू आई आर, तो इसीलिए आर को यहाँ पे रखा और आई नीचे आ गया, तो V इज़ इक्वल टू आई आर। नाउ हमें निकालना है रेजिस्टेंस का, हमें करंट का तो पता ही होता है, करंट होता है एम्पियर के इक्वल, राइट। अब हमें निकालना है सिर्फ वोल्ट, इसको निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ना वोल्ट का कहाँ से आएगा, सबसे ईजी जो मुझे याद है वो आई गेस ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर में और उधर भी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड उसमें भी आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आता है दैट पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो इक्वल होता है Q² डिवाइडेड बाय R,
और जो सिर्फ पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है KQ/R। तो इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को Q से डिवाइड कर दें, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को Q से डिवाइड कर दें, तो ये जब दोनों कट जाएगा तो आंसर यही आएगा, राइट। एक Q खाली कटेगा बिकॉज सब कुछ सेम है, KR सब सेम है, खाली यहाँ पे एक है और यहाँ पे 2 Q है। तो अगर Q से डिवाइड कर देंगे तो 1 Q यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा Q। तो इससे हमें ये पता चल रहा है दैट वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी इसके इक्वल। नाउ हम निकाल यही रहे हैं, ठीक है, हमें यही निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है, एनर्जी कोई से भी हो उसका फार्मूला यही होता है, सॉरी डायमेंशनल फार्मूला mL/T-2। और ये है चार्ज। ना चार्ज होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। करंट होता है कितना चार्ज कितने टाइम में जा रहा है। तो चार्ज का क्या हो जाएगा, चार्ज विल बी इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट खुद में क्या होता है, एम्पियर, और टाइम ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये एक्स्ट्रा रफ कर दो। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, अगर हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा mL/T-2 एम्पियर -1 एंड T-1। सॉल्व करेंगे mL, यहाँ पे L के अलावा कुछ नहीं है तो 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 है, टाइम हो जाएगा -3, एम्पियर हो जाएगा -1। ठीक है, अभी हमारे पास आंसर नहीं आया है, ठीक है, आंसर टिक मत करने लग जाना। ये सिर्फ और सिर्फ वोल्ट का आंसर आया है हमारे पास। इसकी वैल्यू हम लोग को यहाँ लिखनी है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बीच का सब कट कर रही हूँ। बोल के हो जाता है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सारा याद नहीं करना है। तो mL/2T-3 ठीक है। इसको अब यहाँ पे भी एम्पियर है, यहाँ पे भी एम्पियर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे mL/2T-3 एम्पियर -1, और ये वाला भी -1 आ गया। तो फाइनल है mL/2T-3 एम्पियर की पावर -2। अब हम लोग चेक करेंगे ये आंसर जो इधर है, तो देखो ये रहा mL/2T-3 ए की पावर -2, ये करेक्ट आंसर है। ठीक, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 4 पास्कल सेकेंड के डायमेंशन क्या होंगे। जैसा दिया है वैसा ही यहाँ पे लिखो, ठीक है। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं कि पास्कल सेकेंड क्या होता है, ठीक है, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। पास्कल सेकेंड लिखा है तो पास्कल सेकेंड हम लोग लिख देंगे। पास्कल मतलब होता है प्रेशर, सेकेंड मतलब होता है टाइम। हमने लिख दिया, इनटू के फॉर्मेट में लग रहा है, लगने दो, ठीक है। हमें निकालना है कि इसके डायमेंशन जो है इनमें से किसके डायमेंशन के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे। प्रेशर दिया है तो प्रेशर के डायमेंशन लिखना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर के डायमेंशन लिखे हैं, बट एक बार फिर निकाल देती हूँ, बार बार निकालो तो याद हो जाता है। तो प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के साथ इक्वल होता है, ठीक है। और फोर्स होता है mL/T-2 एंड एरिया L² के इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू mL/T-2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा L की पावर -2, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, राइट। तो ये हो जाएगा mL, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2 है, तो ये हो जाएगा -1 T-2, ठीक है। आ गया, देखो सेम ही है ना, mL-1 T-2। याद रखने की ज़रूरत नहीं, मुझे भी याद नहीं है ना। प्रेशर हमारे पास आ गया तो हम यहाँ पे प्रेशर का लिखेंगे, P और T का निकालना है ना, प्रेशर लिख देंगे, दैट इज़ mL-1 T-2। नाउ टाइम का तो पता ही है हमें कि T होता है, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये हो गया mL-1 T-2 एंड +1 इक्वल हो जाएगा -1। ये वैल्यू आ गई। अब देखो इसकी शक्ल देखो एक बार, और फिर यहाँ पे जो लिखा है इन लोगों की शक्ल देखो, क्या ये एनर्जी से मिल रहा है किसी भी तरीके से? हद नहीं भैया, सबको पता होता है एनर्जी mL/T-2 होता है, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट फोर्स जो है इसके इक्वल होता है, ये जो यहाँ पे दिया है नहीं, तो फोर्स भी नहीं है। प्रेशर को तो पहले ही हमने निकाला है यहाँ पे, तो प्रेशर की भी इक्वल नहीं है। बचा क्या, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर इसका मतलब नहीं भी पता है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, फिर भी हमारा आंसर यही हो जाएगा। बट टिक करने से पहले फिर भी एक बार क्रॉस चेक करते हैं, ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, अगर जिसको नहीं पता उसको पता चल जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है। तो ये होता है हमारे फ्लूइड्स मैकेनिक में आता है ये, फोर्स इज इक्वल टू 6π/μ/V। डरने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो बोल के याद हो गया, एकदम ट्यून में निकलता है 6π/μ/V, ठीक है। तो एकदम ट्यून में निकलता है।
ये है नीटा, इसका हमें निकालना है फॉर्मूला, ठीक है। इसका डायमेंशन इसी का पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसी नीटा को बोलते हैं। नीटा को यहाँ ले लो और फोर्स को डिवाइड कर दो, 6 पाई नीटा यहाँ गया, आर और वी। नाउ 6 और पाई क्या है, इसका कोई डायमेंशन होता है क्या, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये एक नंबर है। नाउ आर एंड वी, ठीक है, आर और वी। नाउ आर क्या है, लेंथ के इक्वल होता है, वी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी वेलोसिटी के इक्वल है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग वेलोसिटी की तरह लिखें, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कितना डिस्टेंस है कितना टाइम है, यही फार्मूला होता है। तो क्या आ रहा है, फोर्स, ये दोनों तो कट गया, लेंथ हमने लिखा, वेलोसिटी को हम लोग लिख रहे हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। खुद देखो, देखो इसको, देखने में कुछ लग रहा है, ये है डी डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब कि क्या होता है, एल। सेम बात है, किसी भी लेटर में लिखो, हो गया ना। लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर क्या होता है, एरिया। देखो एक बार किससे मैच कर रहा है, यहाँ देखो एरिया है ना, यहाँ पे एरिया, एरिया लिखा। फोर्स और टाइम, पहले तो बात तो प्रेशर, फोर्स आ गया और टाइम, ये देखो ये है प्रेशर और ये है टाइम, आया ना पास्कल टाइम। और इसका जब निकालोगे ना सेम आएगा, ये पास्कल टाइम, देख रहे हो। तो बहुत इजी है, कुछ समझ के चलो कि अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, क्वेश्चन के साथ ही उसका आंसर भी लिखा है, हमें बस करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो ये आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो ये यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो लाइन इंटीग्रल मतलब होता है कि एक हिसाब से जो नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मतलब उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग लाइन के साथ। एक समझ लीजिए जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे लाइंस के लिए फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ऐसा हम लोग लिखते हैं यूजली। तो इसी को बस एकदम सिंपल टर्म्स में लिख देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे डी एल दिया है। डी एल क्या होता है, छोटा सा डिस्टेंस। अब चाहे छोटा डिस्टेंस हो चाहे बड़ा डिस्टेंस हो, डिस्टेंस डिस्टेंस होता है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के आगे बहुत सारे तरीके हैं, हमें यहाँ पे निकालना है इन सारे टर्म्स में, ठीक है। तो हम सबसे ईजी वे में जाएंगे। हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, ये हमें सोचना है कि ये किसके इक्वल होता है। अगर आप याद करोगे तो जो वोल्ट होता है वो क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर, है ना, इसके इक्वल होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने एक क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी और वोल्ट को लिंक किया था, ठीक है, यहाँ डायमेंशन निकालने के ऊपर, वो तो मैंने रफ कर दिया। अब हम लोग लिंक कर रहे हैं वोल्ट को और इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और यहाँ पे हमें देख में लग रहा है कि कुछ तो वोल्ट के उसमें ही आएगा। सबसे नियरेस्ट इक्वेशन जो हमारे नियरेस्ट रिलेशन हमारे दिमाग में आता है, तो ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर और वोल्ट होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक आर से इंटू कर दें तो यहाँ से आर और आर कटेगा और नीचे बस 1 आर बचेगा। जब 1 आर बचेगा तो वो किसके इक्वल हमें दिखेगा, वो इक्वल दिखेगा इसके, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पे भी के क्यू डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब वोल्ट किसके इक्वल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ ये, ठीक है, इनटू हमें आर से इंटू करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया था आर से इंटू, तो आर से आर कट जाएगा, हो गया। तो v की वैल्यू किसके इक्वल है, आर ई इंटू आर, मतलब आर मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, मतलब कि e इंटू डिस्टेंस। तो अभी क्या दिख रहा है हमें, ये क्या दिख रहा है, वोल्ट इज इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस, ये दिख रहा है, मतलब कि e इंटू डिस्टेंस वोल्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग वोल्ट लिख देंगे चुपचाप बिना कुछ किए। अब जब हमने वोल्ट लिख दिया तो यहाँ देख रहे हैं कि वोल्ट के टर्म में तो आंसर है ही नहीं, है ना, यहाँ पे वोल्ट मीटर इनवर्स दिख रहा है। अब बच्चे क्या करेंगे, उनको लगेगा वोल्ट तो आया लेकिन यहाँ पे तो वोल्ट इनवर्स है, क्या पता मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, टिक कर दिया। नहीं, प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ। देखो अगर यहाँ पे वोल्ट आया है तो यहाँ पे वोल्ट होना चाहिए, बट नहीं दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन हमें किसी दूसरे टर्म में आंसर पूछ रहा है, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम वोल्ट को कहाँ तक लेके जा सकते हैं।
तो वोल्ट क्या होता है? वोल्ट होता है कि हमने कितना वर्क डन किया है डिवाइड बाय कितना चार्ज है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू एक्स, है ना, डिवाइड बाय चार्ज। वर्क डन होता है कितना हमने काम किया है, कितने डिस्टेंस तक, वो होता है वर्क डन, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे चार्ज है। जब हम लोग वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज करते हैं तो वोल्ट आता है, ठीक है। ये भी बहुत कॉमन फार्मूला है, पता ही होता है। तो वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। नाउ वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है एक एनर्जी, है ना, क्योंकि फोर्स इंटू एक्स क्या होता है, मतलब ML_T-2, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। और हमें क्या वर्क डन का फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू एक्स। फोर्स को हम लोग एक्स मतलब कि लेंथ से इंटू करेंगे तो क्या आ रहा है? ML/T-2, है ना। देखने में ही लग रहा है किसके इक्वल है? एनर्जी के। और पता भी होना चाहिए कि वर्क डन जो है वो चेंज इन एनर्जी होता है। तो एनर्जी आ गया डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज क्या होता है? कूलम के इक्वल होता है ना। तो एनर्जी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जूल, और ये है कूलम। तो आ गया यहाँ पे जॉल पर कूलम, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, क्योंकि जब ये कूलम ऊपर जाएगा तो ये होगा जाउल और ये कूलम, ठीक है। ये आंसर आ गया, इसको मैं टिक कर दूँ, जाउल पर कूलम। बहुत ही मैसी हो गया, बट जिसने देखा है कैसे सॉल्व हुआ उसके लिए ईजी है। नाउ 6th क्वेश्चन यहाँ पे इधर पूछा है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशन कितने हैं? तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल अभी हमने कितनी बार पढ़ा है? पोटेंशियल इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू, ऊपर पढ़ा था। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब सेम ही है, सब एनर्जी ही है। तो हम उसको एनर्जी के टर्म में लिखेंगे ML/T-2, और ये आ गया चार्ज। चार्ज को ऊपर लेके जाएंगे ML/T-2 चार्ज इनवर्स। आंसर देखो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ML/T-2 चार्ज इनवर्स, ये सही है। बाकी चेक कर लो, ML यहाँ पे 2 नहीं है, ML/T यहाँ पे -1 दिया है, और यहाँ पे है ML, ओके, यहाँ पे चार्ज जो है वो -1 के टर्म में नहीं है, तो ये भी नहीं। तो ये सारे जो है वो रॉन्ग हो गए। आंसर ये आ गया हमारा, दैट इज़ फर्स्ट। तो 6th का आ गया फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज द वेलोसिटी v of a particle given in terms of t by the relation ये डायमेंशन ऑफ A, B एंड C निकालना है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं, मतलब मेरे तो फेवरेट है, एकदम फटाफट हो जाते हैं सॉल्व, ठीक है। इसमें हमें ये निकालना है कि जो वेलोसिटी v है, ठीक है, हमें ये टाइम के टर्म्स दिया हुआ है और ये इक्वेशन दी हुई है। हमें इसमें ये A, B, C इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ओके। ये A, B, C इनकी वैल्यू क्या होगी? बहुत ईजी, अगर आपने पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ाते थे। और ये डायमेंशनल चैप्टर का बहुत इजी सा रिलेशन है, दैट LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी दी है ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। दूसरी बात, हमें इन लोगों को डायमेंशनली जो है वो इक्वल करना है। कोई भी चीज़ अगर इनटू हो रही है, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं तो अलग अलग डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पे हम लोग कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी और हमने चार्ज को किया, ठीक है। अब इन लोगों की पोटेंशियल सेम नहीं है, या फिर जैसे कि यहाँ पे हमने किया जाउल पर सेकेंड, डिवाइड किया, कर रहे हैं ना डिवाइड अलग अलग। ऐसे न जाने कितनी क्वान्टिटीज़ होती हैं हम जो डेली यूज़ करते हैं, हम उसको इंटू या डिवाइड करते हैं, अगर इवन दो उनकी डायमेंशन अलग है तो भी। बट जो प्लस या फिर माइनस होता है, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ उनका होता है जिनकी क्वांटिटी सेम हो, लाइक जिनकी जो डायमेंशनल क्वांटिटी है वो सेम है, डायमेंशनल फार्मूला जिनका सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ उनको हम लोग सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर सकते हैं थर्ड में। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ उनका होता है जिनका डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होता है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हम किसी का भी कर सकते हैं, तो इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, एक मिनट। ओके, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर सकते हैं,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ जिसके डायमेंशन सेम है उसको कर सकते हैं। तो अभी इस वाले इक्वेशन में अगर आप देखोगे, इस इक्वेशन में ए और टी क्या है, टी यहाँ पे दिया है इन सेकेंड, मतलब कि टाइम है। ए और टी को हमने इनटू किया, तो अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इनके डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ। अब बी और टी और सी, ठीक है, बी का इसके साथ जो है डायमेंशन सेम हो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये डिवीजन में है। बट सी और टी ये दोनों जो है ये एडिशन में है ना। कोई भी चीज़ एडिशन में होगी तो मैंने क्या बोला, वो सिर्फ तभी ऐड होंगे जब उनके डायमेंशन सेम हो। तो अगर ये सी टाइम के साथ ऐड हो रहा है, मतलब कि सी की डायमेंशन और टाइम के डायमेंशन सेम है, मतलब कि सी इज़ इक्वल टू टी। तो ये आ गया हमारा पहला रिलेशन, ठीक। नाउ नेक्स्ट, जैसे मैं बता रही थी कि इसको हम करेंगे इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे ये दिया है प्लस, मैं बताती हूँ मैंने इसके साथ करने के लिए क्यों कहा। ये दिया है प्लस, इसका मतलब कि a इंटू टी और ये वाला जो है b डिवाइडेड बाई टी प्लस सी, इन दोनों के डायमेंशन, इसके पूरे के डायमेंशन और इसके पूरे के डायमेंशन सेम है। मतलब कि ये जो a और t है ये इक्वल होगा b डिवाइडेड बाय टी प्लस सी, ठीक है। ये पूरा जो है आपस में इक्वल होंगे। तो अब इसका हमें फ़ायदा लेना है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फ़िलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इसको पकड़ते हैं। इसको हम वेलोसिटी के साथ करेंगे, बिकॉज वेलोसिटी इज़ इक्वल टू ए इंटू टी। इस इक्वेशन को आप ऐसे इमेजिन करो जैसे वेलोसिटी इज़ इक्वल टू ए इंटू टी एंड इट इज़ इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी। इसको ऐसे इमेजिन करो, ये एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए, मतलब हमारी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी इज़ इक्वल टू ए इंटू टी, ये है टाइम, ये है वेलोसिटी, ये हो जाएगा एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, इट शुड बी इक्वल टू ए एल टी माइनस टू, बिकॉज ये ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा, ये आ गया ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, बचा बी। बहुत ईजी है, हम इस v को इस b के साथ भी इक्वेट कर सकते हैं, हम इसको और इसको भी इक्वेट कर सकते हैं जैसे मन चाहे। तो मैं इसको इक्वेट करूँगी, चलो इसके साथ करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं टफ होता है कि नहीं। तो a इंटू टी इट शुड बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाई टी प्लस सी। a के डायमेंशन और t के डायमेंशन सेम है, नहीं सॉरी, a और t के डायमेंशन सेम नहीं है, सॉरी हाँ, बिकॉज ये इंटू में है ना। तो हम a के डायमेंशन लिखेंगे दैट इज़ एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन के इक्वल आ रहा है, जो कि ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये मत सोचो यहाँ पे a दिया है तो ये एक्सेलरेशन ही होगा, ठीक है। ये बाय चांस ऐसे आ गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये एल टी माइनस वन और यहाँ पे टाइम दैट इज़ टी, हम निकाल रहे हैं b के डायमेंशन, इसको हम लेके जाएंगे यहाँ। अब इसके और इसके डायमेंशन सेम है, तो यहाँ पे दो बार t मत लिख देना, ठीक है। दोनों के डायमेंशन सेम है, तो हम बस एक ही बार यहाँ पे लिखेंगे t को, दैट इज़ यहाँ पे t आएगा, ठीक है। इन दोनों के डायमेंशन सेम है, दैट इज़ टाइम के डायमेंशन है, c भी टाइम के इक्वल है और टाइम के इक्वल है ही। तो दो बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है, दैट इज़ t, ये आ रहा है, ठीक है। तो b इज़ इक्वल टू एल टी, यहाँ माइनस टू है और यहाँ पे एक प्लस है, तो प्लस टू माइनस टू ज़ीरो, मतलब कि b जो है वो l के इक्वल है। तो हमारे पास तीनों इक्वेशन आ गई है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a की वैल्यू है एल टी माइनस टू, तो a की वैल्यू देखो एल टी, ओके। यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ है ऑप्शंस में, देखते हैं आगे, बिकॉज आंसर तो सही है, आई नो इट। नाउ बी की वैल्यू यहाँ पे दी है एल, बी की वैल्यू कहाँ है, ये है एल, यहाँ पे गलत, यहाँ पे गलत, यहाँ पे गलत। बी की वैल्यू है एल, सी की वैल्यू यहाँ पे टी है, सी की वैल्यू टी, बी की वैल्यू एल। यहाँ पे ये जो दिया है ना ए की पावर एल टी प्लस टू, यहाँ पे ये प्लस टू नहीं आएगा, यहाँ पे ए की पावर इज़ इक्वल टू एल टी माइनस टू आएगा। और मैंने चेक भी किया, आंसर की में भी ऑप्शन सी दिया है और आंसर की में भी जब सॉल्व किया है तो l की पावर माइनस टू ही दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा माइनस लगा देती हूँ, ठीक।
फिक्र मत करना, आप चाहे तो चेक कर सकते हो ऑनलाइन भी, ये -2 ही होगा, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, इसका आंसर सी ही है, फिक्र करने की बात नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, ए इज़ इक्वल टू एल टी -2, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट, तो हमें निकालना है यहाँ पे कि एक स्टूडेंट है वॉट जो कि निकाल रहा है जी, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसका जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो वो कर सकता है अपनी मेजरमेंट में ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम और डिस्टेंस का जो वो मैक्सिमम परसेंटेज एरर है रिस्पेक्टिवली, वो है E1 एंड E2, डिस्टेंस का E1, टाइम का E2, ठीक है। तो परसेंटेज एरर जी में कितना आएगा ना, जी होता है इक्वल, एक्सेलरेशन होता है एल टी -2, मतलब कि डिस्टेंस के ऊपर वो एक पावर पे डिपेंड कर रहा है और टाइम के ऊपर 2 की पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ जैसे हम निकालेंगे परसेंटेज का फॉर्मूला यही होता है ना कि हमारा चेंज कितना हुआ है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कितना है इंटू 100, ये आ जाएगा कि परसेंटेज ऑफ हाइट कितना है, और यहाँ पे 1 की पावर में है तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे दैट इज़ लेंथ, मतलब कि हाइट, बिकॉज वो यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस फ्री फॉल, तो मतलब फ्री फॉल कर रहा है तो एक हिसाब से हाइट ही है ना। तो हाइट हमने लिखा डिवाइडेड बाय h इंटू 100, बिकॉज हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसलिए, प्लस अब हमें टाइम के ऊपर देखना है कैसे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम के ऊपर ये 2 की पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो जब हम परसेंटेज एरर लिखते हैं कि परसेंटेज एरर ऑफ जी इट शुड बी इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ एल प्लस परसेंटेज एरर ऑफ प्लस 2 टाइम ऑफ परसेंटेज एरर इन टी, बिकॉज ये टी की पावर 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये इंटू हो रहा है डिवाइड, एरर्स जो है वो हमेशा ऐड होते हैं, कभी भी 2 गलतियाँ मिल के, लाइक अगर हम 2 गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हमने 0 गलती की, इसका मतलब यही होता है कि हमने 2 गलतियाँ की हैं, ठीक है। तो एरर अगर हो रहे हैं तो वो हमेशा ऐड होंगे, ये मत सोचना है कि हम उसको सब्ट्रैक्ट करने लग जाएँ। तो हमें यहाँ पे भी 2 लिखना है, 2 टाइम्स चेंज इन टी डिवाइडेड बाई टी, जो कि परसेंटेज का फॉर्मूला है। बस परसेंटेज को हमने 2 से इंटू किया है बिकॉज 2 की पावर, जैसे कि मैंने बताया, माइनस मत लगाना, फिर से याद दिला रही हूँ, ठीक। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है E1, ठीक है। तो E1 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये जो परसेंटेज एरर ये है ना, हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, एक्स्ट्रा 100 वगैरह कुछ नहीं, परसेंटेज एरर को ही हमें E1 दिया है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा परसेंटेज एरर, ओके, परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस इज़ E1, तो E1 लिखेंगे प्लस 2 का 2 लिखेंगे, और परसेंटेज एरर इन टाइम इज़ E2, तो हम लिखेंगे E2। तो हमारा आंसर आ गया परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज़ E1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ E2। आंसर है ये, देखो ये आ गया करेक्ट आंसर। अब बच्चे इसमें क्या करेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, जिनको ये थ्योरी पता होता है ना कि एरर जो हमेशा ऐड होते हैं, तो बस E1 E2 किया करेक्ट आंसर। हालांकि ये गलत है, क्यों, बिकॉज यहाँ ये रीज़न, ग्रेविटेशन लेंथ के ऊपर 1 की पावर पे डिपेंड कर रहा है और टाइम के ऊपर 2 की पावर पे डिपेंड कर रहा है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आगे ये क्वेश्चन बाद में कराऊंगी बिकॉज मैं बहुत थक गई, मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो मिलीमीटर जो है वो -3 के उसमें होता है, एमस्ट्रॉम जो है वो +10 के उसमें, सॉरी -10 के ऊपर होता है, फर्मी मीटर -15 के ऊपर होता है, मीटर तो 1 के ऊपर ही होता है, तो ये सी होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो ये आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज विच रिलेशन इज़ रॉन्ग, हमें निकालना है कि रॉन्ग रिलेशन क्या है, तो 1 एमस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, ये सही है, ओके। 1 कैलोरी 4.2 जॉउल के इक्वल होता है, यहाँ पे 4.18 जॉउल, मतलब हम जो है उसको राउंड ऑफ करके बोलते हैं 2 जॉउल, तो ये भी सही है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, नाउ इसका अगर आपको नहीं पता, हम इसको बोलते हैं 1 मिलियन
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम इसको ये बोलते हैं, ठीक है। नाउ 1 का 1 आएगा, मिलियन होता है 10⁻⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, मैंने तो ऐसे ही याद किया था कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसी के इक्वल होता है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। अब इस +6 और इस -19 को अगर हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, यहाँ पे 19 में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 6 तो आंसर क्या आएगा 13, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। तो क्या आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस भी आएगा, तो यस यहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर हमारा यही बचा। अगर किसी को डाइन का नहीं भी पता है तो आंसर ये होगा एलिमिनेशन मेथड से, बट स्टिल टिक करने से पहले मैं एक बार करके ही दिखा देती हूँ। 1 डाइन जो होता है, डायन नहीं डाइन, 1 डाइन इक्वल होता है 10⁻⁻5 न्यूटन के, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे 1 न्यूटन को 10⁻⁻5 डाइन बोला है, जो कि उल्टा होता है। 1 डाइन जो है वो 10⁻⁻5 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये उल्टा दिया है, ये -5 यहाँ होना चाहिए था, तो इसीलिए ये गलत है। और हमसे यही पूछा है कि रॉन्ग कौन सा है, तो ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैंने सोचा था मैं पूरे 49 कराऊंगी, बट अगर मैंने आज पूरे 49 करा दिए तो मैं तो मतलब गई, मेरा सर दुखने लग जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। चलो बाय, इतना काफ़ी है। अगर कुछ भी इसमें से रॉन्ग हुआ होगा तो आई एम सॉरी, ह्यूमन एरर हो सकता है, कमेंट में बता देना, ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर समझ आया होगा तो वो भी बताना, क्योंकि बस बता देना। बाकी गुड लक एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।